स्कंदगुप्त एक स्वच्छंदतावादी नाटक है और जयशंकर प्रसाद स्वच्छंदतावादी नाटककार हैं। इस कथन का परीक्षण कीजिए। आंसर। भूमिका। जयशंकर प्रसाद रचित स्कंदगुप्त इतिहास की पृष्ठभूमि पर आधारित एक कालजयी स्वच्छंदतावादी नाटक है, जिसमें शास्त्रीय बंधनों को तोड़कर मानवीय भावनाओं को सर्वोपरि स्थान मिला है। मुख्य भाग। 1. वैयक्तिकता और आत्मनिष्ठता की प्रधानता। प्रसाद जी ने नाटक में इतिहास के कठोर बाह्य यथार्थ को आंतरिक अनुभूतियों और वैयक्तिक सुख-दुख के धरातल पर व्याख्यायित किया है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद। 2. इतिहास और कल्पना का अनूठा समन्वय। नाटककार ने गुप्तकालीन साम्राज्य के ऐतिहासिक तथ्यों के साथ अपनी कोमल कल्पना का प्रयोग कर देशप्रेम और भावुकता का वातावरण निर्मित किया है। अतीत के सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों। स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद। ####3 प्रेम की उदात्त और दार्शनिक व्यंजना। स्वच्छंदतावादी शिल्प के अनुरूप इस नाटक में वासनाहीन, निस्वार्थ और अलौकिक प्रेम को देवसेना एवं स्कंदगुप्त के माध्यम से अभिव्यक्ति मिली है। मेरे इस जीवन की अंतिम साधना, इस सूने हृदय की एकमात्र रागिनी। स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद। 4. गीतों और काव्यात्मकता का प्रचुर समावेश। नाटक में गद्य की तार्किकता के स्थान पर काव्यात्मकता, भावुकता और सुमधुर गीतों की प्रधानता स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों को पूर्णतः पुष्ट करती है। आह, वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुक्रियों की भीख लुटाई। स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद। 5. अंतर्द्वंद्व और मानसिक यथार्थ का चित्रण। प्रसाद ने पात्रों के बाह्य संघर्षों की अपेक्षा उनके मन के भीतर चलने वाले आदर्श और यथार्थ के मानसिक द्वंद्व को प्रधानता दी है। हृदय की बात छिपाने की चेष्टा न करो, वह कपोलों पर व्यंग्य की हंसी बनकर आ जाती है। स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद। ####6 रूढ़ियों से मुक्ति और दुखांत तत्वों का प्रभाव। भारतीय नाट्यशास्त्र के सुखद अंत की रूढ़ी को त्यागकर प्रसाद जी ने नाटक को एक जटिल, विषादयुक्त और स्वच्छंद अंत प्रदान किया है। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या पुरुषत्व का मापदंड है। स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद। निष्कर्ष। आथ स्कंदगुप्त वस्तु, शिल्प और चरित्र चित्रण दृष्टि से एक उत्कृष्ट स्वच्छंदतावादी कृति है, जो प्रसाद जी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छंदतावादी नाटककार सिद्ध करती है। क्वेश्चन 112। आषाढ़ का एक दिन की मूल संवेदना अथवा प्रतिपाद्य पर विचार कीजिए। आंसर। भूमिका। मोहन राकेश रचित आषाढ़ का एक दिन आधुनिक भावबोध का कालजयी नाटक है, जिसकी मूल संवेदना सत्ता, कला, संबंध और महानगरीय अलगाव के द्वंद्व को रेखांकित करती है। मुख्य भाग। 1. कला और राजसत्ता का सनातन संघर्ष। नाटक का केंद्रीय प्रतिपाद्य कला की स्वतंत्रता और राजसत्ता के संरक्षण के बीच का गहरा टकराव है, जहां राजकीय वैभव अंतःसृजनशीलता को नष्ट कर देता है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का तत्व है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 2. महानगरीय बोध और अलगाव की त्रासदी। उज्जैन का राजवैभव कालिदास को अपनी जड़ों, ग्राम प्रकृति और आंतरिक अस्मिता से दूर कर पूरी तरह एकाकी, संवेदनशून्य और विखंडित बना देता है। मैं यहाँ से जाकर अपने को बहुत छोड़ आया था, जिसे लोग उन्नति कहते हैं, वह मेरे लिए मरुभूमि थी। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####3 मल्लिका के माध्यम से उदात्त प्रेम की स्थापना। नाटक की मूल संवेदना में मल्लिका का प्रेम वासनाहीन, निस्वार्थ और समर्पण से दीप्त है, जो कालिदास के स्वार्थ के सामने शिखर जैसा ऊंचा है। मैंने कभी तुम्हारे जीवन में बाधा नहीं बनना चाहा, मैं तुम्हें केवल सुखी देखना चाहती थी। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 4. महत्वाकांक्षा बनाम आंतरिक यथार्थ का द्वंद्व। कालिदास की कीर्ति लोलुपता और मल्लिका का यथार्थपरक जीवन संघर्ष यह दिखाता है कि बाह्य सफलता आंतरिक मूल्यों की बलि देकर ही प्राप्त होती है। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 5.
समय की गतिशीलता और नियति का चक्र। समय का क्रूर प्रवाह पात्रों की परिस्थितियों और मानसिकता को पूरी तरह बदल देता है, जिससे अंत में केवल विवशता शेष रह जाती है। समय बदल जाता है, स्थितियां बदल जाती हैं, पर मनुष्य का मन नहीं बदलता। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####6 आधुनिक नारी के अस्तित्व और शोषण का प्रश्न। मल्लिका की आर्थिक विपन्नता, पूर्व सामाजिक प्रताड़ना पुरुष प्रधान समाज में स्त्री के शाश्वत त्याग और उसके अस्तित्वगत शोषण को उजागर करती है। यह जीवन की विवशता है। जिसे तुम भाग्य कहती हो, वह वास्तव में विवशता है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। निष्कर्ष। संक्षेप में, यह नाटक कालिदास के पतन और मल्लिका के आत्मोत्सर्ग के माध्यम से आधुनिक मानव की आंतरिक रिक्तता, विवशता और शाश्वत द्वंद्व को प्रामाणिकता से व्यक्त करता है। क्वेश्चन 113। क्या आषाढ़ का एक दिन को अस्तित्ववादी विचारधारा के संदर्भ में समझा जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे विचार कीजिए? आंसर। भूमिका। हाँ, मोहन राकेश रचित आषाढ़ का एक दिन को अस्तित्ववादी विचारधारा के संदर्भ में बिल्कुल समझा जा सकता है, क्योंकि यह चयन की स्वतंत्रता, अकेलेपन और निरर्थकता बोध को दर्शाता है। मुख्य भाग। 1। चयन की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व का संकट। अस्तित्ववाद के अनुसार मनुष्य अपने चयनों का परिणाम है। कालिदास उज्जैन जाने का स्वतंत्र निर्णय लेता है, परंतु बाद में उस चयन की ग्लानि उसे तोड़ देती है। मैंने बहुत से चयनों से अपने को घेरा है, और हर चयन के पीछे एक गहरी रिक्तता रही है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 2। संत्रास, अकेलापन और अजनबीपन की अनुभूति। महानगरीय वैभव के बीच कालिदास स्वयं को अपनी ही जड़ों से कटा हुआ और अजनबी महसूस करता है, जो अस्तित्ववादी दर्शन का एलिनेशन, अलगाव है। मैं वहां रहकर भी वहां का नहीं हो सका। मुझे लगता था कि मैं कोई दूसरा ही व्यक्ति हूँ। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####3 निरर्थकता और शून्यता का शाश्वत बोध। कालिदास जब अंत में वापस लौटता है, तो उसे अपनी तमाम राजकीय उपलब्धियां, सत्ता और यहाँ तक कि स्वयं का पूरा अतीत सर्वथा निरर्थक प्रतीत होता है। वह सब कुछ व्यर्थ था। मल्लिका, वह यश, वह मान, वह वैभव, सब कुछ बिल्कुल निरर्थक था। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 4। प्रामाणिक और अप्रामाणिक अस्तित्व का द्वंद्व। मल्लिका विपरीत परिस्थितियों में भी अक्षरों पर जीकर प्रामाणिक अस्तित्व चुनती है, जबकि कालिदास सत्ता के प्रभाव में आकर अप्रामाणिक अस्तित्व कार हो जाता है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मैंने जो किया वह अपने लिए किया, अपने अस्तित्व के लिए किया। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 5। काल की क्रूरता और नियतिपरक विवशता। समय का निरंतर प्रवाह पात्रों की इच्छाओं को कुचल देता है। अंत में कालिदास चाहकर भी अतीत को पुनर्जीवित नहीं कर पाता, जो अस्तित्व की लाचारी है। समय लौट नहीं सकता। मल्लिका, हम जहाँ से चले थे, वहाँ अब कुछ भी शेष नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####6 रूढ़ियों का निषेध और वैयक्तिक अस्मिता की खोज। नाटक परंपरावादी सामाजिक ढांचे को अस्वीकार कर व्यक्ति के आंतरिक यथार्थ, उसकी पीड़ा और आत्मन्वेषण के कठिन संघर्ष को मंच पर पूरी प्रखरता से स्थापित करता है। तुम जिसे उसका जीवन कहते हो, वह उसका केवल एक अंश है। उसका वास्तविक जीवन अंतः संघर्ष है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। निष्कर्ष। निष्कर्षतः, आषाढ़ का एक दिन कालिदास की पहचान के संकट और मल्लिका की अस्तित्वगत विवशता के माध्यम से 20वीं सदी के आधुनिक अस्तित्ववादी यथार्थ को प्रामाणिकता से अभिव्यक्त करता है। क्वेश्चन 114। आषाढ़ का एक दिन के नामकरण के औचित्य को स्पष्ट कीजिए। क्या आप इसके लिए कोई दूसरा नाम सुझा सकते हैं? आंसर। भूमिका। मोहन राकेश रचित आषाढ़ का एक दिन का नामकरण सर्वथा प्रामाणिक, कलात्मक और औचित्यपूर्ण है, जो नाटक के आंतरिक वातावरण, काव्यात्मकता और शाश्वत मनःस्थिति को अभिव्यक्त करता है। मुख्य भाग। 1। कालिदास के मेघदूत का प्रेरक आधार। नाटक का नाम कालिदास की अमर कृति मेघदूत की आरंभिक पंक्तियों से प्रेरित है, जहां आषाढ़ का प्रथम दिन यक्ष की विरहवेदना का कारण बनता है। आषाढ़ से प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानु। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश बटा कालिदास। 2।
ऋतु चक्र और मानवीय नियति का प्रतीक। आषाढ़ का मेघ मल्लिका के जीवन में पहली बार भावुकता और सृजन लेकर आता है, जबकि अंतिम अंक का वर्षाकाल उसकी आंसुओं भरी त्रासदी का गवाह बनता है। वर्ष के इस पहले दिन जैसी वर्षा पहले कभी नहीं हुई। यह दिन जीवन में बार बार नहीं आता। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####3 मनःस्थिति और आंतरिक द्वंद्व का सूचक। आषाढ़ के उमड़ते घुमड़ते बादल पात्रों के अंतर्मन में चलने वाले अंतःसंघर्ष, अनिश्चय की स्थिति और महत्वाकांक्षा के बीच के तनाव को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करते हैं। आकाश मेघों से घिरा है, जैसे मेरा मन भी एक अनजाने भय और द्वंद्व से घिरा हो। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 4 समय की गतिशीलता और शाश्वत ठहराव। नाटक की शुरुआत और अंत आषाढ़ के दिन से ही होता है। समय का पूरा चक्र घूम जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, पर पीड़ा वही ठहर जाती है। वही आषाढ़ का दिन है, वही घटाएं हैं, पर तुम वह नहीं हो और मैं वह नहीं हूँ। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 5 दूसरा वैकल्पिक नाम, द्वंद्व। यदि इसके लिए कोई दूसरा नाम सुझाना हो, तो अंतर्द्वंद्व उपयुक्त होगा, क्योंकि नाटक की पूरी कथा कला बनाम सत्ता और प्रेम बनाम महत्वाकांक्षा के मानसिक संघर्ष पर टिकी है। तुम क्या सोचते हो कि मैं अंतहीन मानसिक युद्ध से नहीं गुजरा हूँ? आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####6 तीसरा वैकल्पिक नाम, मल्लिका का आत्मोत्सर्ग। एक अन्य नाम, मल्लिका का आत्मोत्सर्ग, भी हो सकता है, क्योंकि समूचे नाटक का केंद्र बिंदु मल्लिका का निःस्वार्थ त्याग, उसकी मूक वेदना और चरम आत्मबलिदान ही है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं चाहा। मैंने जो किया, वह अपने लिए किया, अपने प्रेम के लिए किया। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। निष्कर्ष। आथ वर्तमान नामकरण अपनी काव्यात्मकता और बिंबयोजना के कारण सर्वश्रेष्ठ है, जो इतिहास की पृष्ठभूमि में आधुनिक मानव की नियति और आंतरिक विवशता को पूर्णतः चरितार्थ करता है। क्वेश्चन 115। मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन में ऐतिहासिक कथावस्तु क्यों ग्रहण की? इस संदर्भ में उनकी ऐतिहासिक दृष्टि को स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि इस नाटक में इतिहास कितना है और कल्पना कितनी। आंसर। भूमिका। मोहन राकेश ने समकालीन आधुनिक भावबोध, अकेलेपन और कला बनाम सत्ता के शाश्वत द्वंद्व को प्रामाणिकता से व्यक्त करने के लिए इतिहास की सुदूर पृष्ठभूमि का सहारा लिया है। मुख्य भाग। 1 ऐतिहासिक कथावस्तु ग्रहण करने का कारण। राकेश जी का उद्देश्य इतिहास पुराण का गान करना नहीं, बल्कि इतिहास के मुखौटे में आधुनिक मनुष्य की अस्मिता के संकट, अलगाव और मानसिक अंतःसंघर्ष को दिखाना है। मैं इतिहास में आधुनिक मनुष्य की नियति को खोजना चाहता था। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 2 राकेश जी की विशिष्ट ऐतिहासिक दृष्टि। उनकी दृष्टि यथार्थवादी है। वे इतिहास के महापुरुषों को देवत्व प्रदान करने के बजाय उनके भीतर छिपे साधारण मनुष्य की कमजोरियों, भटकाव और विवशताओं को उजागर करते हैं। महाकवि कालिदास के पीछे एक साधारण, संशयी और कमजोर मनुष्य भी था। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####3 इतिहास का प्रामाणिक अंश, तथ्य। नाटक में कालिदास, मातृगुप्त का रूप धारण करना, कश्मीर का शासक बनना, उज्जैन की राजसत्ता का संरक्षण और प्रियंगु मंजरी से विवाह जैसी घटनाएं पूरी तरह ऐतिहासिक है। राजनीति साहित्य नहीं है। कश्मीर का शासन संभालने के लिए दृढ़ता चाहिए। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 4 कल्पना का सृजनात्मक अंश, सत्य। मल्लिका, उसकी मां अंबिका, विलोम, मातुल और रंगिनी संगिनी जैसे अधिकांश पात्र तथा कालिदास का ग्राम प्रांतर का प्रेम पूर्णतः नाटककार की अपनी कल्पना की देन है। ग्राम प्रांतर की यह भूमि मेरी अपनी है, यहाँ की हवा में एक सम्मोहन है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 5 इतिहास और कल्पना का कलात्मक संतुलन। राकेश जी ने इतिहास की बाह्य अस्थिपंजर में कल्पना का मांस रक्त भरकर उसे जीवंत किया है, जहाँ इतिहास केवल मंच प्रस्तुत करता है और कल्पना सत्य को, जिसे तुम भाग्य कहती हो, वह वास्तव में समय और परिस्थितियों का क्रूर चक्र है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####6 आधुनिक संदर्भ में इतिहास का उपयोग। इतिहास के माध्यम से लेखक यह सिद्ध करता है कि राजसत्ता कल भी कला को कुचलती थी और आज भी बुद्धिजीवी वर्ग व्यवस्था के सामने आत्मसमर्पण के संकट से जूझ रहा है। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है,
शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। निष्कर्ष। निष्कर्षतः इस नाटक में इतिहास का केवल ढांचा है और कल्पना की आत्मा। मोहन राकेश इतिहास और कल्पना के अनूठे मिश्रण से आधुनिक बोध की अत्यंत प्रामाणिक अभिव्यक्ति करते हैं। क्वेश्चन 116। ऐतिहासिक कथावस्तु के बावजूद आषाढ़ का एक दिन वास्तविक रूप में आज का तथा आज के लिए नाटक है। मोहन राकेश के इस कथन के संदर्भ में नाटक की समीक्षा करते हुए उसकी प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। आंसर। भूमिका। प्रस्तुत कथन पूर्णतः सत्य है। मोहन राकेश ने भले ही चौथी शताब्दी की पृष्ठभूमि चुनी हो, परंतु नाटक की मूल चेतना पूरी तरह समकालीन मनुष्य के अंतःसंघर्ष और संकट से जुड़ी है। मुख्य भाग 1। बुद्धिजीवी वर्ग और राजसत्ता का समकालीन संकट। नाटक आज के दौर में भी बुद्धिजीवियों और रचनाकारों के सामने व्यवस्था के संरक्षण या अपनी वैचारिक स्वतंत्रता को बचाए रखने के शाश्वत द्वंद्व को प्रामाणिकता से दर्शाता है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####2 महानगरीय अलगाव और अपनी जड़ों से कटना। कालिदास का ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैन जाना और वहां अजनबीपन का शिकार होना आज के औद्योगिक समाज में गांव से महानगरों की ओर पलायन और अकेलेपन का जीवंत प्रतीक है। मैं यहाँ से जाकर अपने को बहुत छोड़ आया था। जिसे लोग उन्नति कहते हैं, वह मेरे लिए मरुभूमि थी। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 3। महत्वाकांक्षा बनाम आंतरिक मूल्यों का टकराव। आज का आधुनिक मनुष्य सफलता की अंधी दौड़ में अपने नैतिक मूल्यों, प्रेम और संबंधों को पीछे छोड़ रहा है, जिसका परिणाम अंततः कालिदास जैसी आत्मग्लानि है। वह सब कुछ व्यर्थ था, मल्लिका। वह यश, वह मान, वह वैभव, सब कुछ बिल्कुल निरर्थक था। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 4। पुरुषवादी समाज में स्त्री का शाश्वत आर्थिक शोषण। मल्लिका की विपन्नता और सामाजिक लाचारी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जो पुरुष प्रधान व्यवस्था में स्त्री की आर्थिक परावलंबिता और उसके अस्तित्वगत संघर्ष को रेखांकित करती है। यह जीवन की विवशता है। जिसे तुम भाग्य कहती हो, वह वास्तव में विवशता है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####5 संबंधों में बदलती परिभाषाएं और विखंडन। कालिदास और मल्लिका का बिखरता रिश्ता आज के दौर के बदलते मानवीय संबंधों, अनिश्चय की स्थिति और दो व्यक्तियों के बीच बढ़ते कम्युनिकेशन गैप, संवादहीनता को व्यक्त करता है। समय लौट नहीं सकता, मल्लिका। हम जहाँ से चले थे, वहाँ अब कुछ भी शेष नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 6। अवसरवादिता और यथार्थवादी दृष्टिकोण। विलोम का चरित्र आज के उस व्यावहारिक और यथार्थवादी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जो भावनाओं के बजाय परिस्थितियों का लाभ उठाकर समाज में अपनी जगह सुरक्षित करता है। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। निष्कर्ष। आषाढ़ का एक दिन अपने आधुनिक भावबोध, संतरास और प्रामाणिक यथार्थ के कारण काल की सीमाओं को लांघकर आज भी हमारे समाज और जीवन के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। क्वेश्चन 117। आषाढ़ का एक दिन के शिल्प पर निबंध लिखिए। आंसर। भूमिका। मोहन राकेश रचित आषाढ़ का एक दिन अपने अद्वितीय और नवीन शिल्प विधान के कारण हिंदी नाट्य परंपरा का एक युगांतरकारी नाटक है, जो रंगमंचीय सार्थकता की दृष्टि से मील का पत्थर है। मुख्य भाग 1। त्रयी अन्विति का कठोर और स्वाभाविक निर्वाह। नाटक में अरस्तु द्वारा प्रतिपादित काल, स्थान और कार्य की अन्विति का पूर्ण निर्वाह हुआ है। पूरी कथा केवल एक ही प्रकोष्ठ, कमरे में घटित होकर तीव्र प्रभाव छोड़ती है। वही प्रकोष्ठ है जिसकी दीवारें अब जर्जर हो रही हैं और जहां आज केवल सन्नाटा है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 2। प्रतीकात्मकता और योजना का सुंदर प्रयोग। राकेश जी ने बाह्य दृश्यों के बजाय प्रतीकों का सहारा लिया है। आषाढ़ के बादल, हरिणशावक और दीवारों के उखड़ते रंग पात्रों की मानसिक दशा और नियति के बिंब है। आकाश मेघों से घिरा है, जैसे मेरा मन भी एक अनजाने भय और द्वंद्व से घिरा हो। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####3 भाषा की काव्यात्मकता और संक्षिप्तता। नाटक की भाषा खड़ी बोली गद्य की व्यावहारिक सीमाओं में रहकर भी अत्यंत कोमल, बिंबात्मक और संगीतात्मक है, जो वाक्यों के छोटे छोटे टुकड़ों से गहरी अर्थध्वनि पैदा करती है।
आह, यह आषाढ़ का पहला दिन है और वैसी ही रिमझिम वर्षा हो रही है। आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश। 4 रंगमंचीय निर्देश और प्रकाश योजना की नवीनता। लेखक ने रंग निर्देशों, स्टेज डायरेक्शंस को बहुत बारीकी से लिखा है। प्रकाश का धीमा होना, बादलों का गर्जना और सन्नाटा सब रंगमंच की प्रस्तुति को सहज और प्रभावी बनाते हैं। मंच पर अंधकार धीरे धीरे गहराने लगता है, केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई देती है। आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश। 5 उपकथाओं का अभाव और सुगठित कथोपकथन। परंपरागत नाटकों के विपरीत इसमें कोई फालतू उपकथा नहीं है। संवाद अत्यंत चुटीले, तार्किक और पात्रों के अंतर्मन की परतों को खोलने वाले कथ्य प्रधान हैं। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश। ####6 मौन और संवादहीनता पॉज का सार्थक उपयोग। इस नाटक के शिल्प की बड़ी विशेषता संवादों के बीच का मौन है। जहाँ शब्द असमर्थ हो जाते हैं, वहाँ पात्रों की चुप्पी और ठिठकना गहरे मानसिक तनाव को व्यक्त करता है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कालिदास। यह चुप्पी मुझे डरा रही है। आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश। निष्कर्ष। संक्षेप में, आषाढ़ का एक दिन का शिल्प वस्तु और चेतना के अनुकूल अत्यंत कसा हुआ और आधुनिक है, जिसने हिंदी नाटक को पारंपरिक पारसी रंगमंच के दोषों से पूरी तरह मुक्त किया। क्वेश्चन 118। आषाढ़ का एक दिन की भाषा शैली पर विचार कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि मोहन राकेश की भाषा किस प्रकार जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद की भाषा परंपराओं से पृथक है। आंसर। भूमिका। मोहन राकेश रचित आषाढ़ का एक दिन की भाषा शैली हिंदी नाटक के इतिहास में युगांतरकारी है, जो प्रसाद जी की अति संस्कृत निष्ठता और प्रेमचंद की सरलता से अलग एक नया मार्ग चुनती है। मुख्य भाग। 1 संवादों में आंतरिक लय और काव्यात्मकता। राकेश जी की भाषा खड़ी बोली गद्य की व्यावहारिक सीमाओं में रहते हुए भी आंतरिक काव्यात्मकता से युक्त है, जो बिना छंद के भी पाठक के मन में संगीत पैदा करती है। वर्ष के इस पहले दिन जैसी वर्षा पहले कभी नहीं हुई। यह दिन जीवन में बार बार नहीं आता। आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश। 2 मौन और संवादहीनता पॉज का भाषाई प्रयोग। इस भाषा शैली की सबसे बड़ी ताकत शब्दों के बीच का मौन है। जहाँ वाक्य टूटते हैं या अधूरे छोड़े जाते हैं, वहाँ की चुप्पी गहरी मानसिक वेदना को अभिव्यक्त करती है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कालिदास। यह चुप्पी मुझे डरा रही है। आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश। 3 प्रसाद की अतिरोमानी संस्कृत निष्ठता से पृथकता। प्रसाद जी की भाषा अत्यंत क्लिष्ट, तत्समप्रधान और दार्शनिक है, जो रंगमंच पर कठिन प्रतीत होती है, जबकि राकेश की तत्समता आधुनिक तनाव को व्यक्त करने वाली और सहज है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। गुप्त। जयशंकर प्रसाद। तुलना हेतु। 4 प्रेमचंद की केवल विकसता से भिन्नता। प्रेमचंद की भाषा आम बोलचाल, यथार्थवादी और सरल है, परंतु उसमें वह काव्यात्मक बिंब विधान और अमूर्त मानसिक परतों को खोलने की सूक्ष्म क्षमता नहीं है, जो राकेश में है। जब तक हाथ में पैसा है, दुनिया पूछती है। गोदान। प्रेमचंद। तुलना हेतु। 5 व्यक्तित्मकता और प्रतीकात्मक शिल्प का संयोजन। मोहन राकेश अमूर्त मानसिक स्थितियों को मूर्त करने के लिए भाषा को बिंबों में ढालते हैं। आषाढ़ के बादल या हरिण शावक केवल शब्द नहीं, बल्कि गहरे प्रतीक बन जाते हैं। आकाश मेघों से घिरा है, जैसे मेरा मन भी एक अनजाने भय और द्वंद्व से घिरा हो। आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश। ####6 छोटे और अर्थपूर्ण वाक्यों द्वारा आधुनिक भक्त। गंभीर और लंबे वाक्यों के स्थान पर छोटे छोटे, चुटीले और तार्किक वाक्य आधुनिक मनुष्य की संशयात्मक प्रकृति, अंतःसंघर्ष और अकेलेपन को पूरी प्रामाणिकता से व्यक्त करते हैं। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश। निष्कर्ष। निष्कर्षतः मोहन राकेश ने प्रसाद और प्रेमचंद दोनों की अतिवादी भाषाई सीमाओं का अतिक्रमण कर एक ऐसी रंगमंचीय, गत्यात्मक और जीवंत भाषा गढ़ी जो आधुनिक रंगमंच की शाश्वत निधि है। क्वेश्चन 119। आषाढ़ का एक दिन की चरित्र योजना पर विचार कीजिए। क्या इसकी चरित्र योजना पर अस्तित्ववाद और नई लेखनवादी चेतना का प्रभाव देखा जा सकता है? आंसर। भूमिका।
मोहन राकेश रचित आषाढ़ का एक दिन की चरित्र योजना पारंपरिक आदर्शवाद से मुक्त है, जिस पर अस्तित्ववादी जीवन दर्शन और नई कहानी आंदोलन की प्रामाणिक चेतना का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। मुख्य भाग 1। नायकत्व का विखंडन और साधारणता का बोध। पारंपरिक नाटकों के विपरीत कालिदास कोई धीरोदात्त नायक नहीं है। वह संशयी, कमजोर और अंतर्विरोधों से भरा एक साधारण मनुष्य है, जो आधुनिक चरित्र सृष्टि की विशेषता है। महाकवि कालिदास के पीछे एक साधारण, संशयी और कमजोर मनुष्य भी था। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 2। चयन की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व का संतरास। अस्तित्ववाद के अनुसार मनुष्य अपने निर्णयों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। कालिदास का उज्जैन जाने का स्वतंत्र निर्णय अंततः उसे आत्मग्लानि और संतरास, एंग्जाइटी, के गहरे कुएं में धकेल देता है। मैंने बहुत से चयनों से अपने को घेरा है, और हर चयन के पीछे एक गहरी रिक्तता रही है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 3। मल्लिका के माध्यम से प्रामाणिक अस्तित्व की खोज। मल्लिका विपरीत परिस्थितियों, सामाजिक लांछना और घोर आर्थिक अभावों के बावजूद किसी के सामने झुकती नहीं है। वह गरिमा के साथ अपना प्रामाणिक अस्तित्व चुनती है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मैंने जो किया वह अपने लिए किया, अपने अस्तित्व के लिए किया। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 4। अकेलेपन, अलगाव और अजनबीपन का चित्रण। लेखनवादी चेतना के अनुरूप पात्र अपने ही परिवेश में अजनबी, एलिनेटेड महसूस करते हैं। राजप्रासाद के वैभव में रहकर भी कालिदास स्वयं को अंदर से पूरी तरह अकेला पाता है। मैं वहाँ रहकर भी वहाँ का नहीं हो सका। मुझे लगता था कि मैं कोई दूसरा ही व्यक्ति हूँ। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####5। विलोम के रूप में यथार्थपरक प्रतिनायक की सृष्टि। विलोम का चरित्र कोई खलनायक नहीं, बल्कि अस्तित्ववादी धरातल पर जीने वाला एक बेहद व्यावहारिक, यथार्थवादी और एंटी हीरो है, जो कालिदास के अंतर्विरोधों को उजागर करता है। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 6। अंबिका के माध्यम से यथार्थवादी जीवन दृष्टि। अंबिका नई चेतना की वह पात्र है, जो रोमानी और भावुक आदर्शों को खारिज कर जीवन के क्रूर, नग्न और आर्थिक यथार्थ को पूरी प्रखरता के साथ सामने रखती है। यह जीवन की विवशता है। जिसे तुम भाग्य कहती हो, वह वास्तव में विवशता है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। निष्कर्ष। आषाढ़ का एक दिन की चरित्र योजना महापुरुषों के मिथक को तोड़कर व्यक्ति के आंतरिक यथार्थ, उसकी सीमाओं और अस्तित्वगत संघर्ष को स्थापित करने में पूर्णतः सफल रही है। क्वेश्चन 120। आषाढ़ का एक दिन में कालिदास के चरित्र पर विचार कीजिए। आंसर। भूमिका। मोहन राकेश रचित आषाढ़ का एक दिन का कालिदास कोई पारंपरिक धीरोदात्त नायक नहीं है, बल्कि वह आधुनिक भावबोध से युक्त, अंतर्विरोधों और मानसिक द्वंद्व से घिरा एक साधारण मनुष्य है। मुख्य भाग 1। संशयात्मक प्रकृति और निर्णयहीनता का शिकार। कालिदास के चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी उसका संशय है। वह ग्राम प्रांतर की सुखद अनुभूतियों और उज्जैन के राजसी आमंत्रण के बीच कोई त्वरित और दृढ़ निर्णय नहीं ले पाता। मैं वहाँ रहकर भी वहाँ का नहीं हो सका। मुझे लगता था कि मैं कोई दूसरा ही व्यक्ति हूँ। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 2। कला और राजसत्ता के बीच झूलता व्यक्तित्व। वह मूलतः एक संवेदनशील रचनाकार है, परंतु जब वह मातृगुप्त बनकर कश्मीर का शासक बनता है, तो राजसत्ता का वैभव उसकी सृजनात्मकता और आंतरिक मौलिकता को पूरी तरह कुचल देता है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####3। अपनी जड़ों से कटना और अलगाव की त्रासदी। उज्जैन का महानगरीय परिवेश कालिदास को अपनी प्रकृति, मिट्टी और मल्लिका के निश्चल प्रेम से दूर कर देता है, जिससे वह स्वयं के ही जीवन में एक अजनबी, एलिनेटेड बन जाता है। मैं यहाँ से जाकर अपने को बहुत छोड़ आया था। जिसे लोग उन्नति कहते हैं, वह मेरे लिए मरुभूमि थी। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 4। प्रेम में आत्मकेंद्रित और पलायनवादी रवैया। मल्लिका के प्रति उसका लगाव गहरा है, किंतु संकट के समय वह मल्लिका को घोर अभावों में अकेला छोड़कर अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भाग खड़ा होता है, जो उसके चरित्र के स्वार्थ को दर्शाता है। मैंने बहुत से चैनों से अपने को घेरा है,
और हर चयन के पीछे एक गहरी रिक्तता रही है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 5 अंतर्द्वंद्व और तीव्र आत्मग्लानि का बोध। कालिदास बाह्य रूप से भले ही सफल और प्रतिष्ठित महाकवि सिद्ध होता है, परंतु उसका अंतर्मन लगातार हारता रहता है। अंत में वह अपनी इस अप्रामाणिक जिंदगी पर गहरी ग्लानि से भर जाता है। वह सब कुछ व्यर्थ था, मल्लिका। वह यश, वह मान, वह वैभव, सब कुछ बिल्कुल निरर्थक था। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 6 यथार्थ के सम्मुख आत्मसमर्पण और पराजय। नाटक के अंतिम दृश्य में जब वह मल्लिका के जीवन के नग्न यथार्थ, विलोम और बच्ची से साक्षात्कार करता है, तो वह पुनः परिस्थितियों का सामना करने के बजाय चुपचाप वहां से पलायन कर जाता है। समय लौट नहीं सकता, मल्लिका। हम जहां से चले थे, वहां अब कुछ भी शेष नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। निष्कर्षतः राकेश जी ने कालिदास के महापुरुष वाले मिथक को तोड़कर उसके भीतर छिपे एक अत्यंत कमजोर, महत्वाकांक्षी और पराजित मनुष्य का चरित्र गढ़कर आधुनिक जीवन के यथार्थ को प्रामाणिकता दी है। क्वेश्चन 121। आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका के चरित्र पर विचार कीजिए। आंसर। भूमिका। मोहन राकेश रचित आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका नाटक की केंद्रीय पात्र और यह है, जिसका चरित्र वासनाहीन प्रेम, अगाध अस्मिता की खोज और अपूर्व आंतरिक गरिमा से निर्मित हुआ है। मुख्य भाग। 1 निस्वार्थ और उदात्त प्रेम की प्रतिमूर्ति। मल्लिका का प्रेम कालिदास के प्रति पूर्णतः समर्पित, आत्मिक और निष्काम है। वह प्रेम में पाने के बजाय केवल देने और अपने प्रिय को शिखर पर देखने की कामना रखती है। मैंने कभी तुम्हारे जीवन में बाधा नहीं बनना यहाँ, मैं तुम्हें केवल सुखी देखना चाहती थी। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 2 तीव्र अंतर्द्वंद्व और वुक्ता का संतुलन। वह एक संवेदनशील ग्रामीण युवती है, जो आषाढ़ के मेघों से रोमांचित होती है, किंतु माँ की व्यावहारिक चेतावनियों और कालिदास की निर्णयहीनता के बीच लगातार मानसिक अंतःसंघर्ष झेलती है। आकाश मेघों से घिरा है, जैसे मेरा मन भी एक अनजाने भय और द्वंद्व से घिरा हो। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####3 चरम आत्मोत्सर्ग और आत्मसमर्पण की भावना। कालिदास के उज्जैन जाने के निर्णय में मल्लिका ही उसकी मुख्य संबल बनती है। वह स्वयं घोर आर्थिक अभाव और सामाजिक लांछना झेलकर भी कालिदास की कलात्मक प्रगति की वेदी पर अपनी खुशियां कुर्बान कर देती है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं यहाँ, मैंने जो किया वह अपने लिए किया, अपने प्रेम के लिए किया। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 4 आर्थिक विपन्नता और वादी शोषण का शिकार। अंबिका की मृत्यु के बाद मल्लिका भयंकर गरीबी की खाई में गिर जाती है। सामाजिक विवशताओं के कारण वह विलोम द्वारा होने वाले मानसिक व शारीरिक शोषण को सहने के लिए मजबूर हो जाती है। यह जीवन की विवशता है। जिसे तुम भाग्य कहती हो, वह वास्तव में विवशता है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 5 प्रामाणिक अस्तित्व और अस्मिता का बोध। तमाम प्रताड़नाओं और विवशताओं के बावजूद मल्लिका अपने अंतर्मन से कभी पराजित नहीं होती। वह अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदारी स्वयं लेती है और अस्तित्ववादी धरातल पर गरिमा के साथ जीती है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मैंने जो किया वह अपने लिए किया, अपने अस्तित्व के लिए किया। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 6 यथार्थपरक दृष्टि और शाश्वत पीड़ा की स्वीकृति। नाटक के अंत में जब कालिदास लौटता है, तब मल्लिका उसे अपनी बदली हुई यथार्थ स्थिति, विलोम की संतान, दिखाती है। वह कालिदास की तरह अतीत में नहीं भागती, बल्कि वर्तमान की क्रूरता को स्वीकार करती है। समय लौट नहीं सकता, मल्लिका। हम जहां से चले थे, वहां अब कुछ भी शेष नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। निष्कर्ष। आठ मल्लिका का चरित्र कालिदास की तुलना में कहीं अधिक दृढ़, प्रामाणिक और ऊंचा है, जो पुरुष प्रधान समाज की विसंगतियों के बीच स्त्री के गरिमामय संघर्ष और शाश्वत वेदना को जीवंत करता है। क्वेश्चन 122। विलोम क्या है एक असल कालिदास, और कालिदास क्या है एक सफल विलोम? इस कथन की व्याख्या कीजिए। आंसर। भूमिका। मल्लिका द्वारा कथित यह सूक्तिपर्क वाक्य, आषाढ़ का एक दिन, के दो विपरीत ध्रुवों कालिदास और विलोम के आंतरिक अंतर्संबंधों, उनके छिपे हुए अंतर्विरोधों और चारित्रिक यथार्थ को उद्घाटित करता है। मुख्य भाग। 1 दोनों पात्रों के बीच शाश्वत पूरकता का बोध।
कालिदास और विलोम बाह्य रूप से भले ही एक दूसरे के विरोधी दिखते हों, परंतु आंतरिक धरातल पर वे एक ही मनुष्य के दो अलग अलग आयाम, प्रवृत्तियां और संभावनाएं हैं। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास। एक सफल विलोम। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 2. विलोम के भीतर छुपा हुआ असफल रचनाकार। विलोम जीवन में वह सब कुछ पाना चाहता है जो कालिदास को सहज उपलब्ध है, चाहे वह मल्लिका का प्रेम हो या समाज में सम्मान। वह असफल होकर भी कालिदास जैसी ऊंचाई की चाह रखता है। हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। तुममें और मुझमें केवल इतना ही अंतर है कि आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####3 कालिदास के भीतर छुपा हुआ महत्वाकांक्षी विलोम। कालिदास स्वयं को कितना भी रोमानी और निस्पृह दिखाए, लेकिन वह भी सत्ता, कीर्ति और राजकीय वैभव के आकर्षण से बच नहीं पाता। सफलता के शिखर पर पहुंचकर वह अंतः विलोम की तरह ही व्यावहारिक हो जाता है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 4. सफलता और असफलता का सापेक्षिक यथार्थ। कालिदास सत्ता और प्रतिष्ठा पाकर भी अंतः अंदर से टूट जाता है और उसे अपनी सफलता निरर्थक लगती है, जबकि विलोम सामाजिक रूप से उपेक्षित होकर भी अंत में मल्लिका के परिवेश पर अधिकार कर लेता है। वह सब कुछ व्यर्थ था। मल्लिका, वह यश, वह मान, वह वैभव, सब कुछ बिल्कुल निरर्थक था। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ###5 महत्वाकांक्षा बनाम यथार्थ का द्वंद्व। यह कथन सिद्ध करता है कि मनुष्य के भीतर एक साथ आदर्श, कालिदास, और नग्न यथार्थ, विलोम, सहअस्तित्व में रहते हैं। जब आदर्श पराजित होता है, तब मनुष्य केवल विलोम बनकर रह जाता है। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 6. आधुनिक मनुष्य के आंतरिक खंडन का प्रतीक। मोहन राकेश ने इन दोनों के माध्यम से आधुनिक मानव के अंतर्मन में चलने वाले द्वंद्व को दिखाया है, जहां हर व्यक्ति अपनी असफलताओं में विलोम है और अपनी सांसारिक लोलुपता में कालिदास। समय बदल जाता है, स्थितियां बदल जाती हैं, पर मनुष्य का मन नहीं बदलता। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। निष्कर्ष। आथ यह कथन दोनों चरित्रों के पारंपरिक वर्गीकरण, नायक खलनायक, को तोड़कर यह स्थापित करता है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो आधुनिक जीवन की विडंबना को व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन 123। मोहन राकेश चाहते थे कि आषाढ़ का एक दिन के माध्यम से हिंदी की मौलिक रंगमंच परंपरा की स्थापना का प्रयोग करें। इस संदर्भ में उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए बताइए कि वे इसमें कहाँ तक सफल हो सके। आंसर। भूमिका। मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन के माध्यम से पारसी थिएटर की भड़कीली रूढ़ियों और पाश्चात्य अंधानुकरण से मुक्त हिंदी के एक सर्वथा मौलिक, यथार्थवादी और प्रामाणिक रंगमंच की नींव रखी। मुख्य भाग। 1. पारसी रंगमंच की कृत्रिमताओं का पूर्ण निषेध। राकेश जी ने तत्कालीन पारसी थिएटर के चमकीले पर्दों, संवादों की लफ्फाजी, अनावश्यक शेरो शायरी और चमत्कारों को पूरी तरह खारिज कर रंगमंच को यथार्थ के धरातल पर उतारा। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ###2 त्रयी अन्विति का स्वाभाविक और आंतरिक प्रयोग। यूनानी नाट्यशास्त्र की अन्विति, काल, स्थान, कार्य को यांत्रिक रूप से अपनाने के बजाय उन्होंने पूरी कथा को एक जर्जर प्रकोष्ठ में समेटकर नाटक में गजब रंगमंचीय कसाव पैदा किया। वही प्रकोष्ठ है जिसकी दीवारें अब जर्जर हो रही हैं और जहां आज केवल सन्नाटा है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 3. भाषा की रंगमंचीय गत्यात्मकता का सफल प्रयोग। उन्होंने प्रसाद जी की अभिन्न बाधक और अति क्लिष्ट संस्कृतनिष्ठ भाषा के विपरीत ऐसी व्यावहारिक, बिंबात्मक तथा गत्यात्मक भाषा गढ़ी जो अभिनेता के बोलने और मंचन के अनुकूल है। वर्ष के इस पहले दिन जैसी वर्षा पहले कभी नहीं हुई। यह दिन जीवन में बार बार नहीं आता। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 4. मौन, पॉज और को रंगमंचीय भाषा बनाना। उनकी बड़ी सफलता संवादों के बीच मौन का सार्थक प्रयोग था। अभिनय में जब पात्र चुप होते हैं तो वह सन्नाटा दर्शकों तक अमूर्त मानसिक द्वंद्व को सफलतापूर्वक संप्रेषित करता है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, कालिदास।
यह चुप्पी मुझे डरा रही है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 5. सूक्ष्म रंग निर्देश और प्रकाशयोजना की नवीनता। राकेश जी ने नाटक में दृश्यों की सूक्ष्मता, जैसे मेघों का गर्जना, प्रकाश का धीमा होना, झींगुरों की आवाज, को रंग निर्देशों में इस तरह बुना कि निर्देशक के लिए मंचन अत्यंत सुगम हो गया। मंच पर अंधकार धीरे धीरे गहराने लगता है। केवल झींगुरों की आवाज सुनाई देती है। आषाढ़ का एक, मोहन राकेश। 6. सफलता का मूल्यांकन। आधुनिक रंगमंच का प्रस्थान बिंदु। लेखक इस प्रयोग में पूरी तरह सफल रहे। इस नाटक ने यह सिद्ध कर दिया कि बिना किसी भारी तामझाम, सेनाओं या भव्य महलों के भी केवल आंतरिक द्वंद्व के बल पर कालजयी मंचन संभव है। यह जीवन की विवशता है। जिसे तुम भाग्य कहती हो, वह वास्तव में विवशता है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। निष्कर्ष। आठ मोहन राकेश हिंदी रंगमंच को स्वावलंबन और आधुनिक भावबोध प्रदान करने में पूर्णतः सफल रहे, जिससे आषाढ़ का एक दिन आधुनिक हिंदी नाट्य सृष्टि का प्रस्थान बिंदु बना। क्वेश्चन 124। रंगमंच की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन का मूल्यांकन कीजिए तथा इस संदर्भ में भारत दुर्दशा और स्कंदगुप्त से उसकी तुलना कीजिए। आंसर। भूमिका। रंगमंचीय सार्थकता की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन हिंदी नाट्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु है, जो भारत दुर्दशा की प्रतीकात्मकता और स्कंदगुप्त की अभिनेता बाधक जटिलता का अतिक्रमण करता है। मुख्य भाग। 1. त्रयी अन्विति और दृश्य विधान का अद्वितीय कसाव। राकेश जी ने पूरे नाटक को एक ही प्रकोष्ठ, कमरे के भीतर समेटकर दृश्य परिवर्तन के झंझट को खत्म किया है, जो रंगमंच पर प्रदर्शन को अत्यंत सुगम और तीव्र बनाता है। वही प्रकोष्ठ है जिसकी दीवारें अब जर्जर हो रही है और जहां आज केवल सन्नाटा है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####2 स्कंदगुप्त की अभिनेता संबंधी सीमाओं से मुक्ति। प्रसाद जी के स्कंदगुप्त में युद्ध के मैदान, राजमहल, अनेक दृश्य और भारी दृश्य परिवर्तन हैं, जो अभिनय को कठिन बनाते हैं, जबकि राकेश का नाटक न्यूनतम उपकरणों में अभिनीत हो जाता है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद। तुलना हेतु। 3. भारत दुर्दशा की नाट्य शैलियों से तुलना। भारतेंदु जी की भारत दुर्दशा पारसी रंगमंच और रासलीला जैसी लोकशैलियों के प्रभाव से युक्त है, जबकि आषाढ़ का एक दिन पूरी तरह आधुनिक यथार्थवादी रंगमंच की मौलिक कृति है। अंधाधुंध मच्चो सब देसा, मानहू राजा रहत बिदेसा। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुलना हेतु। 4. संवादों की रंगमंचीय गत्यात्मकता और आंतरिक लय। प्रसाद जी के संवाद लंबे और दार्शनिक हैं, वहीं राकेश जी के संवाद छोटे, चुटीले, तार्किक और अभिनेता के बोलने के अनुकूल गहरी अर्थध्वनि पैदा करने वाले हैं। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####5 मौन और सन्नाटे, पॉज का रंगमंचीय भाषा के रूप में प्रयोग। राकेश जी ने शब्दों से अधिक पात्रों की चुप्पी और ठिठकन का प्रयोग कर अभिनेता को अभिनय का पर्याप्त अवसर दिया है, जो भारतेंदु और प्रसाद के नाटकों में दुर्लभ है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, कालिदास। यह चुप्पी मुझे डरा रही है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 6. सूक्ष्म रंग निर्देश और प्रकाशयोजना की नवीनता। नाटक में मेघों की गर्जना, प्रकाश का मंद होना और झिंगुरों की आवाज जैसे सूक्ष्म रंग निर्देश लिखित है, जो निर्देशक के लिए मंचन की प्रक्रिया को प्रामाणिक बनाते हैं। मंच पर अंधकार धीरे धीरे गहराने लगता है। केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई देती है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। निष्कर्षतः भारत दुर्दशा के आरंभिक प्रयोगों और स्कंदगुप्त के पाठ्यगौरव से आगे बढ़कर आषाढ़ का एक दिन रंगमंच और अभिनय की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक कृति सिद्ध होती है। क्वेश्चन 125। नाटक के तत्वों की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन पर विचार कीजिए। आंसर। भूमिका। मोहन राकेश रचित आषाढ़ का एक दिन नाट्य तत्वों की कसौटी पर एक अत्यंत सुगठित और युगांतरकारी कृति है, जो पारंपरिक शास्त्रीय बंधनों को तोड़कर आधुनिक यथार्थ को अभिव्यक्त करती है। मुख्य भाग। 1. कथावस्तु प्लॉट का अद्वितीय कसाव। इसकी कथावस्तु ऐतिहासिक आधार पर निर्मित होने के बावजूद बिखराव से मुक्त है।
अनावश्यक उपकथाओं के अभाव के कारण आरंभ से अंत तक कथा में गजब का सातत्य और वेग है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 2. चरित्र चित्रण कैरेक्टराइजेशन में यथार्थपरकता। चरित्र योजना आदर्शवादी न होकर पूरी तरह मनोवैज्ञानिक है। कालिदास, मल्लिका और विलोम जैसे पात्र महापुरुषों के मिथक को तोड़कर हारमास के साधारण और अंतर्विरोधी मनुष्य प्रतीत होते हैं। महाकवि कालिदास के पीछे एक साधारण, संशयी और कमजोर मनुष्य भी था। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####3 कथोपकथन या संवाद, डायलॉग्स की तीक्ष्णता। संवाद छोटे, तार्किक और अर्थगर्भित है, जो पात्रों के अंतर्मन की परतों को खोलते हैं। संवादों के बीच प्रयुक्त मौन, पॉज, भाषा को अधिक मारक और प्रभावी बनाता है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, कालिदास? यह चुप्पी मुझे डरा रही है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 4. देशकाल और वातावरण सेटिंग की प्रतीकात्मकता। चौथी शताब्दी के ऐतिहासिक परिवेश को जीवंत करने के साथ साथ आषाढ़ के मेघ, हरिणशावक और जर्जर प्रकोष्ठ पात्रों की आंतरिक मनःस्थिति और विवशता के सजीव बिंब बन गए हैं। आकाश मेघों से घिरा है, जैसे मेरा मन भी एक अनजाने भय और द्वंद्व से घिरा हो। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 5. भाषा शैली लैंग्वेज स्टाइल की काव्यात्मकता। नाटक की भाषा खड़ी बोली गद्य की व्यावहारिक सीमाओं में रहकर भी अत्यंत कोमल, संगीतात्मक और गत्यात्मक है, जो अभिनेता के उच्चारण और रंगमंच की आवश्यकताओं के सर्वथा अनुकूल है। वर्ष के इस पहले दिन जैसी वर्षा पहले कभी नहीं हुई। यह दिन जीवन में बार बार नहीं आता। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####6 उद्देश्य और प्रासंगिकता पर्पस। नाटक का प्रतिपाद्य अत्यंत गहरा है। यह कला बनाम राजसत्ता के शाश्वत संघर्ष, पहचान के संकट, अकेलेपन और महत्वाकांक्षा की दौड़ में संबंधों के विखंडन की समकालीन त्रासदी को उजागर करता है। वह सब कुछ व्यर्थ था, मल्लिका। वह यश, वह मान, वह वैभव, सब कुछ बिल्कुल निरर्थक था। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। निष्कर्ष। संक्षेप में, आषाढ़ का एक दिन नाट्य तत्वों के आधुनिक और रचनात्मक सामंजस्य की दृष्टि से एक श्रेष्ठ कृति है, जिसने हिंदी नाटक को एक सर्वथा मौलिक और यथार्थवादी पहचान दी है। क्वेश्चन 126। आषाढ़ का एक दिन में विभिन्न नाट्य शैलियों परंपराओं का समन्वय किस रूप में प्रकट हुआ है, विचार कीजिए। आंसर। भूमिका। मोहन राकेश रचित आषाढ़ का एक दिन में भारतीय नाट्यशास्त्र की रसात्मकता, पाश्चात्य रंगमंच के यथार्थवाद और आधुनिक अस्तित्ववादी चेतना का एक अत्यंत दुर्लभ तथा कलात्मक समन्वय दिखाई देता है। मुख्य भाग। 1. संस्कृत नाट्य परंपरा और काव्यात्मकता का प्रभाव। नाटक का मूल ढांचा, कालिदास का संदर्भ मेघना भारतीय संस्कृत नाट्य परंपरा से जुड़ती है, जो इसके वातावरण को अत्यधिक काव्यात्मक और रसमय बनाती है। आषाढ़ से प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानु। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश बटा कालिदास। 2. पाश्चात्य यथार्थवादी शैली और त्रयी अन्विति। इब्सनवादी पाश्चात्य यथार्थवाद के अनुरूप नाटक में देश, काल और कार्य की अन्विति का कठोर निर्वाह है। पूरी कथा अनावश्यक तामझाम से मुक्त होकर एक ही प्रकोष्ठ में घटित होती है। वही प्रकोष्ठ है जिसकी दीवारें अब जर्जर हो रही है और जहां आज केवल सन्नाटा है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####3 आधुनिक अस्तित्ववादी और संत्रासवादी चेतना। राकेश जी ने आधुनिक यूरोपीय रंगमंच की एब्सर्ड और अस्तित्ववादी शैलियों का प्रभाव ग्रहण किया है, जहां पात्र अकेलेपन, अजनबीपन और पहचान के गहरे संकट से जूझते हैं। मैं वहां रहकर भी वहां का नहीं हो सका। मुझे लगता था कि मैं कोई दूसरा ही व्यक्ति हूँ। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 4. पारंपरिक नाट्य रूढ़ियों और दुखांत शैली का निषेध। भारतीय नाट्यशास्त्र के अनिवार्य, सुखांत और भरतवाक्य की रूढ़ी को तोड़कर लेखक ने इसे आधुनिक पाश्चात्य नाट्यशिल्प की तरह एक विवशतापूर्ण, जटिल और दुखांत मोड़ दिया है। समय लौट नहीं सकता, मल्लिका। हम जहां से चले थे, वहां अब कुछ भी शेष नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 5. मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद्व और मौन की नवीन शैली। चेखव की नाट्य शैली की भांति यहाँ बाह्य भौतिक संघर्ष के स्थान पर पात्रों के आंतरिक मानसिक यथार्थ,
अवसाद और संवादों के बीच मौन स्पॉज को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया गया है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, कालिदास। यह चुप्पी मुझे डरा रही है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####6 महाकाव्यात्मक एपिक थिएटर के सूक्ष्म तत्व। प्रियंगुमंजी रंगिनी और संगिनी के माध्यम से नाटक में एक प्रकार का तटस्थ अवलोकन और व्यवस्था का यथार्थ सामने आता है, जो ब्रेख्ट के एपिक थिएटर के प्रभाव को सूचित करता है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। निष्कर्षतः मोहन राकेश ने पूरब और पश्चिम की श्रेष्ठ नाट्य परंपराओं के समन्वय से एक ऐसी सर्वथा मौलिक और समकालीन रंगमंचीय शैली का निर्माण किया है जो हिंदी नाटक की अनमोल धरोहर है। क्वेश्चन 127। क्या आषाढ़ का एक दिन को त्रासदी माना जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे और किस प्रकार की त्रासदी है? आंसर। भूमिका। हाँ, आषाढ़ का एक दिन निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट त्रासदी ट्रेजेडी है, जो पारंपरिक यूनानी या शेक्सपियरियन भौतिक त्रासदी न होकर आधुनिक मनुष्य की मानसिक और अस्तित्वगत त्रासदी है। मुख्य भाग 1। कालिदास की रचनात्मक अस्मिता की त्रासदी। कालिदास की त्रासदी कला और राजसत्ता के अंतर्विरोध से जनित है। सत्ता का वैभव उसकी मौलिक सृजनात्मकता को सोख लेता है और अंत में वह आत्मभर्त्सना से घिर जाता है। वह सब कुछ व्यर्थ था, मल्लिका। वह यश, वह मान, वह वैभव, सब कुछ बिल्कुल निरर्थक था। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 2। मल्लिका के निश्चय प्रेम समर्पण की त्रासदी। मल्लिका की त्रासदी सबसे गहरी है, जो बिना किसी अपराध के केवल त्याग और निष्काम प्रेम के कारण जीवन भर भयंकर अभाव, सामाजिक लांछना और पुरुषवादी शोषण झेलती है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं चाहा। मैंने जो किया वह अपने लिए किया, अपने प्रेम के लिए किया। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####3 चयन की स्वतंत्रता और नीतिपरक विवशता। अस्तित्ववादी धरातल पर यह मनुष्य की लाचारी की त्रासदी है। कालिदास स्वयं उज्जैन जाने का चुनाव करता है, परंतु समय और परिस्थितियों का क्रूर चक्र उसे पूरी तरह तोड़ देता है। यह जीवन की विवशता है। जिसे तुम भाग्य कहती हो, वह वास्तव में विवशता है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 4। अपनी जड़ों से कटने और अकेलेपन का संत्रास। यह नाटक आधुनिक एलिनेशन, अलगाव की त्रासदी को रचता है। कालिदास ग्रामीण परिवेश से कटकर महांगर में अजनबी हो जाता है और अपनी वास्तविक पहचान खो बैठता है। मैं यहाँ से जाकर अपने को बहुत छोड़ आया था। जिसे लोग उन्नति कहते हैं, वह मेरे लिए मरुभूमि थी। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। 5। काल की अपरिवर्तनीय गतिशीलता का संकट। इस त्रासदी का मूल कार्य का क्रूर प्रवाह है। नाटक के अंत में जब दोनों पात्र मिलते हैं, तब तक सब कुछ बिखर चुका होता है और अतीत की ओर लौटना असंभव हो जाता है। समय लौट नहीं सकता, मल्लिका। हम जहाँ से चले थे, वहाँ अब कुछ भी शेष नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ####6 पारंपरिक दुखांत से आंतरिक रिक्तता की त्रासदी। यह शेक्सपियर की तरह नायकों की भौतिक मृत्यु की त्रासदी नहीं है, बल्कि जीवित रहते हुए भी अंतर्मन की शून्यता, पराजय और शाश्वत संवादहीनता को झेलने की आधुनिक त्रासदी है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, कालिदास। यह चुप्पी मुझे डरा रही है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। निष्कर्ष। आषाढ़ का एक दिन बाह्य विनाश के स्थान पर आंतरिक रिक्तता, विखंडन और छूटे हुए चैनों की ग्लानि के माध्यम से आधुनिक युग की अत्यंत प्रामाणिक और शाश्वत त्रासदी सिद्ध होता है। क्वेश्चन 128। कविता क्या है? निबंध के आधार पर आचार्य शुक्ल की काव्य संबंधी मान्यताओं पर विचार कीजिए। आंसर। भूमिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित कविता क्या है हिंदी आलोचना का प्रस्थान बिंदु है, जिसमें उन्होंने कविता को हृदय की मुक्तावस्था और रसदशा के रूप में परिभाषित किया है। मुख्य भाग 1। कविता की मूल परिभाषा और रसदशा। शुक्ल जी के अनुसार, जैसे ज्ञानयोग द्वारा बुद्धि की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है, वैसे ही हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा और इसी के लिए की गई वाणी की सृष्टि कविता जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है।
चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ####2 काव्य का चरम लक्ष्य हृदय का प्रसार। कविता का मुख्य कार्य मनुष्य की संकुचित वैयक्तिक सत्ता का विस्तार कर उसे समूची चराचर प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध में बांधना और लोक हृदय में लीन करना है। कविता का उद्देश्य हमारे भावों को परिष्कृत करना और हमारे सामने लौकिक यथार्थ को खोलना है। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 3 रूप विधान और मूर्त गोचर रूप बिंब विधान। शुक्ल जी काव्य में अमूर्त और परोक्ष के स्थान पर मूर्त और प्रत्यक्ष गोचर रूपों को प्रधानता देते हैं। वे कविता में विशिष्ट बिंब विधान को अनिवार्य मानते हैं। बुद्धि केवल विचार करती है, परंतु भाव तो मूर्त और प्रत्यक्ष रूपों पर ही टिकते हैं। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ####4 लोक मंगल और साधना अवस्था का सिद्धांत। वे केवल मनोरंजन या कला के लिए के सिद्धांत के विरोधी हैं। उनके लिए वही काव्य सर्वश्रेष्ठ है जो समाज में लोक कल्याण और लोक मंगल की साधना अवस्था को सुदृढ़ करता है। सच्चा कवि वही है जिसके हृदय में लोक देखकर करुणा का संचार होता है। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 5 चमत्कारवाद और तीव्रतात्मकता का विरोध। शुक्ल जी केवल कोरी कल्पना, उक्ति वैचित्र्य, शब्द चमत्कार या कोरे उपदेश इतिवृत्तात्मकता को कविता नहीं मानते। वे भावहीन चमत्कारी भाषा को केवल सूक्ति की श्रेणी में रखते हैं। चमत्कार केवल मनोरंजन की वस्तु है, वह काव्य की आत्मा नहीं हो सकता। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ####6 अलंकार और भाषा की सहज संगति। वे अलंकारों को साध्य न मानकर केवल साधन मानते हैं। उनके अनुसार अलंकार तभी सार्थक है जब वे भावों के उत्कर्ष में सहायक हों, न कि भाषा को बोझिल बनाने वाले। अलंकार यदि भावों को तीव्र करने में सहायक न हो तो वे केवल भार स्वरूप है। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निष्कर्षतः शुक्ल जी ने रसवादी और यथार्थ दृष्टि के समन्वय से कविता को लोकमंगल और भावशोधन शक्त माध्यम मानकर हिंदी समीक्षा को एक अत्यंत प्रामाणिक धरातल प्रदान किया है। क्वेश्चन 129 श्रद्धा भक्ति निबंध के आधार पर प्रेम, लोक श्रद्धा, कृतज्ञता और भक्ति आदि मनोभावों के अंतर को स्पष्ट कीजिए तथा श्रद्धा भक्ति की सामाजिक उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। आंसर। भूमिका। आचार्य शुक्ल का श्रद्धा भक्ति निबंध मानव हृदय के दात मनोभावों का गहन विश्लेषण करते हुए उनकी सूक्ष्म भिन्नता और सामाजिक उपयोगिता को स्पष्ट करता है। मुख्य भाग। प्रेम और श्रद्धा में मूल अंतर। प्रेम एक व्यक्तिगत और एकांत भाव है जिसमें केवल दो व्यक्ति होते हैं, जबकि श्रद्धा एक सामाजिक भाव है जो किसी के महत्व या कर्मों पर टिकी होती है। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2 लोक श्रद्धा का सामाजिक स्वरूप। जब किसी व्यक्ति के श्रेष्ठ कर्मों की ख्याति समाज में फैलती है, तब समूचा लोक उसके प्रति जो सम्मान व्यक्त करता है वह लोक श्रद्धा कहलाती है। श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में असाधारण होना चाहिए। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ###3 कृतज्ञता का सीमित दायरा। कृतज्ञता किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं पर किए गए उपकार या भलाई के बदले उपजी भावना है जो श्रद्धा की तुलना में अधिक व्यक्तिगत और संकुचित होती है। कृतज्ञता एक ऐसी भावना है जो उपकार के बदले प्रकट होती है। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 4 प्रेम और श्रद्धा के योग से भक्ति का उदय। शुक्ल जी के अनुसार जब किसी पूज्य या श्रेष्ठ आदर्श के प्रति श्रद्धा और अनन्य प्रेम का अद्भुत समन्वय होता है, तब भक्ति का जन्म होता है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 5 श्रद्धा भक्ति की सामाजिक उपयोगिता। ये मनोभाव समाज में नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने से समाज में सदाचार और अच्छे कर्मों का प्रसार होता है। श्रद्धा सामाजिक जीवन का एक अनिवार्य अंग है जो धर्म की रक्षा करती है। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ####6 लोक कल्याण और आदर्श समाज का निर्माण। श्रद्धा और भक्ति व्यक्ति के अहंकार को मिटाकर उसे समाज कल्याण की ओर प्रवृत्त करती है, जिससे समाज में एकता, समरसता और सुदृढ़ता आती है।
सच्ची श्रद्धा मनुष्य को लोक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करती है। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निष्कर्ष। संक्षेप में, शुक्ल जी ने इन उदात्त मनोभावों के अंतर को समझाकर समाज में सदाचार, नैतिक चेतना और लोक कल्याण की भावना को सुदृढ़ किया है। क्वेश्चन 130। श्रद्धा भक्ति निबंध के आधार पर बताइए कि आचार्य शुक्ल के निबंध मनोवैज्ञानिक है या साहित्यिक। आंसर। भूमिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित श्रद्धा भक्ति निबंध भाव या मनोविकार संबंधी निबंध है, जो मूलतः वैज्ञानिक सूक्ष्मता के साथ मनोवैज्ञानिक और सिद्धांत के आधार पर साहित्यिक है। मुख्य भाग 1। निबंधों का सुदृढ़ मनोवैज्ञानिक आधार। शुक्ल जी के निबंधों की शुरुआत मानव हृदय के विभिन्न भावों और मनोविकारों की चीरफाड़ से होती है, जहां वे प्रेम, श्रद्धा और कृतज्ञता की सटीक मनोवैज्ञानिक परिभाषा देते हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2। व्यावहारिक और लोकपरक साहित्यिक दृष्टिकोण। वे केवल अमूर्त मानसिक वृत्तियों का अध्ययन नहीं करते, बल्कि उन भावों को समाज और साहित्य के व्यावहारिक धरातल पर लाकर उनकी लोक कल्याणकारी उपयोगिता सिद्ध करते हैं। श्रद्धा सामाजिक जीवन का एक अनिवार्य अंग है, जो धर्म की रक्षा करती है। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ####3 रसात्मक बोध और साहित्यिक आस्वाद। शुक्ल जी के निबंधों में विचारों की तार्किकता के साथ साथ एक अद्भुत काव्यात्मक आनंद और रसात्मकता होती है, जो कोरे मनोविज्ञान को ललित निबंध की श्रेणी में लाती है। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 4। मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण और सूत्र शैली। लेखक ने श्रद्धा के 3 प्रकारों, शीलाधारित, प्रतिभाधारित और साधन संपत्तिधारित, का जो वर्गीकरण किया है, वह उनकी गहन विश्लेषणात्मक और मनोवैज्ञानिक बुद्धि का परिचायक है। श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में असाधारण होना चाहिए। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 5। विचारवीथी से चिंतामणि तक का साहित्यिक सफर। इन निबंधों का उद्देश्य किसी मानसिक बीमारी का निदान करना नहीं, बल्कि साहित्य के लोकमंगल सिद्धांत को मजबूत करना है, जिससे इनका स्वरूप अंतः साहित्यिक हो जाता है। सच्ची श्रद्धा मनुष्य को लोक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करती है। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ####6 दोनों विधाओं का अनूठा और प्रामाणिक समन्वय। वास्तव में, शुक्ल जी के निबंधों में मनोविज्ञान साध्य न होकर साधन वे मनोवैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर उच्च कोटि के साहित्यिक प्रतिमानों की स्थापना करते हैं। कृतज्ञता एक ऐसी भावना है जो उपकार के बदले प्रकट होती है। चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निष्कर्ष। आर्थ शुक्ल जी के निबंधों का ढांचा भले ही मनोवैज्ञानिक हो, परंतु उनकी आत्मा, भाषा शैली और चरम लक्ष्य पूर्णतः साहित्यिक है, जो दोनों विधाओं का मणिकांचन संयोग है। क्वेश्चन 111।